नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। तीनों सेनाओं के प्रमुख कमांडरों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रक्षा तैयारियों का लिया जायजा, सेनाओं को सतर्क रहने का निर्देश। नस्ली भेदभाव पर केंद्र सरकार गंभीर। पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों ने की सख्त कानून बनाने की मांग। स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का पहला कामयाब परीक्षण, 1500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। जयललिता समेत 4 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत, 2 महीने के भीतर दस्तावेज जमा कराने का आदेश। कालेधन की जानकारी सार्वजनिक करने से केंद्र का इनकार, सुप्रीम कोर्ट को बताया दोहरे कराधान संधि पर पड़ेगा असर। और ये देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच तीनों सेनाओं को हर स्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने सेना के प्रमुख कमांडरों की बैठक में आज ये बात कही। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार पाकिस्तान और चीन के साथ बातचीत के जरिए समाधान चाहती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार सेना के तीनों अंगों के सर्वोच्च कमांडरों के साथ शुक्रवार को बैठक की। इस तरह की बैठक साल में नियमित रूप से 2 बार होती है, लेकिन पाकिस्तान और चीन की सीमा पर बढ़ते तनाव के कारण ये बैठक अहम थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां सुरक्षा की चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं। तकनीक में बदलाव की वजह से खतरे तो जाने पहचाने होंगे, लेकिन दुश्मन अदृश्य हो सकते हैं। हालांकि पूर्ण युद्ध होने की संभावना कम है, लेकिन बड़े खतरे को टालने के लिए सेना की जरूरत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने सैन्य उपकरणों के खरीद की प्रक्रिया आसान करने का निर्देश दिया। मोदी जी हर महीने सेनाओं के जो प्रमुख उनसे मिलते हैं, बड़ी अच्छी बात है। पहली बार है ये, पहले यूपीए सरकार में ऐसा नहीं था, ताकि उनको एकदम से एक फील का पता लगता रहे कि भी सेनाओं में कैसे मोटिवेशन, मोराल, इक्विपमेंट की पॉलिसी, इक्विपमेंट की होल्डिंग कैसे चल रही है। प्रधानमंत्री जिस समय कमांडरों की बैठक में थे, उसी समय भारत चीन सीमा संयुक्त कार्य दल की बैठक भी जारी थी। उस बैठक में रक्षा, विदेश और गृह मंत्रालय के अधिकारी थे। भारत ने चीन को साफ कर दिया है कि सीमा पर भारत का विकास कार्य जारी रखेगा। राजनीतिक दलों ने इस पर सरकार के रुख का समर्थन किया है। ऐसा हमारा सिचुएशन रहा कई सालों के लिए, कई दशक के लिए, कि चीन जो कुछ कहता है करता है, या तो हम चुप रहते हैं, नहीं तो प्रोवोक होके रिएक्ट करते हैं। हमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के उसी डायरेक्शन में कदम उठाना चाहिए, डिटर्मिन्ड फैशन से, लेकिन प्रोवोक नहीं होना चाहिए। कमांडर कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री के संदेश से साफ है कि सेना जहां सीमा की स्थिति से निपटेगी, वहीं सरकार राजनीतिक तौर पर शांति और सहयोग के लिए काम करेगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और प्रधानमंत्री की आज की इस मुलाकात और उनके संबोधन पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी हैं। शंकर सर, स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री का आज सभी कमांडरों के साथ इस तरह से मिलना, बातचीत करना, महज आप रूटीन एक बैठक के तौर पर देखते हैं या इसके पीछे खास तरह का कोई संदेश आप पढ़ते हैं? देखिए, ये बैठक तो साल में इस समय हर साल होती है और कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो संबोधित करते हैं। लेकिन ये पहला अवसर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीनों सेनाओं के कमांडरों से बातचीत की है। ये बातचीत जो हुई है, इसकी पूरी खुलासा तो शायद हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी बातें इसमें सिक्योरिटी की होंगी, जो कॉन्फिडेंशियल होंगी, वो पब्लिक डोमेन में शायद नहीं आएंगी। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी के मुताबिक आ रही हैं। आपने उनको कई दफ़ा सुना, मेक इन इंडिया। वो ये चाहते हैं कि वर्ल्ड की जितनी इंडस्ट्री है वो भारत में आके अपना सामान बनाए। उसी तरह वो चाहते हैं कि डिफेंस इक्विपमेंट भी भारत में आके बने। उसमें उन्होंने काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का भी बहुत प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। तो एक तो उन्होंने ये बात अवश्य कही होगी कि हम इंडिजिनस बनाना चाहते हैं,
हम बाहर की टेक्नोलॉजी को ला के कहते हैं कि आप यहाँ बनाइए, हमारी ज़रूरत को पूरा कीजिए, हमारी सेनाओं की ज़रूरत को पूरा कीजिए, और फिर आप जो चाहें इसको कहीं और बेच सकते हैं। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते आए हैं वो डिजिटाइजेशन के बारे में है। वो चाहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस डिजिटाइज हों। हालांकि आर्म्ड फोर्सेस ऑलरेडी काफ़ी डिजिटाइज्ड हैं, लेकिन इस चीज़ पर उन्होंने शायद ज़रूर कुछ ज़्यादा कहा होगा, और वो चाहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस को डिजिटाइज होना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो चाइना भी कहता है, वो हमारे प्रधानमंत्री भी हम हमेशा कहते रहे हैं कि साइबर वॉरफेयर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। साइबर वॉरफेयर के ऊपर हमें अच्छा ध्यान देना चाहिए और इसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहिए। अब बात रही जहां तक पाकिस्तान की और चाइना की रणनीति की, तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री कोई परवेज मुशर्रफ तो है नहीं कि उन्होंने अपने पाकिस्तान की पूरी रणनीति भारत के बरखिलाफ टेलीविजन में बयान कर दी कि साहब हम वहां भड़का सकते हैं, एजिटेट करा सकते हैं लोगों को, हमारे 1 लाख कश्मीर में जाके वहां आतंकवाद फैला सकते हैं, हमारी ये कैपेबिलिटी है। तो वो तो एक बड़ी बेवकूफ़ी की बात परवेज मुशर्रफ साहब ने कही है। तो हमारे प्रधानमंत्री इस किस्म की बातें तो करते नहीं है। बिल्कुल शंकर साहब, उनका बिल्कुल कहना सही है, और वो हमेशा कहते आए हैं कि हम पॉलिटिकली मसले को हल करना चाहते हैं, बातचीत से हल करना चाहते हैं, लेकिन अगर गोली फायर होगी तो गोली का जवाब गोले से जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझ रहा हूं, चाहे उन्होंने कही ना नहीं कही, ये निकल रही है कि पिछली सरकार की जो पॉलिसी थी वो एक किस्म से रिस्ट्रेंड, पाकिस्तान और चाइना के बरखिलाफ रिस्ट्रेंड थी और रिएक्टिव थी। अब मैं समझता हूं कि जो प्रेजेंट सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, उनकी जो राजनीति आज सब नजर आ रही है सामने, वो ये है कि इफेक्टिव और प्रोएक्टिव। मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रहा था सर, हो रहा है कि मोदी साहब की एक तरफ आर्म्ड फोर्सेस से क्या बातचीत नई सरकार आने के बाद बातचीत क्या है, एक तरफ वो बातचीत से नई सरकार आने के बाद शंकर साहब की जिस तरीके की तेवर हमने देखे थे चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के और प्रधानमंत्री बनने के बाद, जो उनका अब तक की रणनीति मैं कहूं पड़ोसी देशों के साथ रही है, किस तरीके से आप इसमें फर्क महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं पुरानी सरकारों से, मैं पिछले 3 या 4 दशकों को अगर देखूं तो, और इस नई रणनीति का किस तरह का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी? देखिए, अभी आपने पिछले 2-3 हफ्तों में ही देख लिया कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर को एक्टिवेट किया और लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिवेट किया। उसका शायद सरकार ने, डिटेल तो ना आपको मालूम होगी ना मुझे मालूम होगी, वो तो जो इस काम को कर रहे हैं उन्हीं को मालूम होगी, लेकिन लगता यह है कि उन्होंने फौज को क्लियर डायरेक्शन दिया है कि आप जो चाहें करें, इनको चुप करा दें। तो वो हुआ, पाकिस्तान दौड़ा फिर यूनाइटेड नेशन में, वहां उनसे जाके कहने लगा साहब ये हमारा को बचाइए आप। वहां यूनाइटेड नेशन ने कोई इसकी सुनवाई नहीं की। तो ये पाकिस्तान की तरफ जो पॉलिसी है, ये पब्लिक में बयान करने की जरूरत नहीं है, ये तो उन्होंने आर्म फोर्सेस से प्राइवेटली कॉन्फिडेंशियली सीसीएस में बताया होगा सर्विस चीफ्स को, और सर्विस चीफ्स ने उसको मुकम्मल किया है। उसी प्रकार से चाइना का आप चुमार का देख लीजिए, बातचीत के जरिए उन्होंने 1000 आदमी वहां लाकर खड़े कर दिए चाइना ने, शायद मोदी साहब ने वहां 1500 भेज दिए। अब ये गिनती क्या है और क्या नहीं है तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है कि चाइना चूक कर वहां से पहले हटा, चाइना ब्लिंक्ड फर्स्ट। तो इन चीज़ों से साफ जाहिर हो रहा है कि मोदी साहब की पॉलिसी क्या है, पब्लिक में बताने की जरूरत नहीं है, कमांड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उसको विस्तार पूर्वक बताने की जरूरत नहीं है। वो तो जो सर्विस चीफ्स को बुला के सीसीएस में या 1-to-1 डायलॉग में उनसे बातचीत होती होगी, और जो उनकी रणनीति है वो बताएंगे। जैसे मैंने कहा, ये परवेज मुशर्रफ तो है नहीं, बिल्कुल ओपनली कोई चीज बताएंगे कि साहब हमें क्या कर रहा है, सेना की बातें और पड़ोसी देशों के साथ किस तरह की कूटनीति या रणनीति होगी, ये कभी भी पब्लिक में नहीं आती। भारत का यही एक परंपरा रही है। एक आखिरी सवाल सर, भारतीय सेना को लेकर चाहे वो आधुनिक बनाने की बात हो या फिर साजो सामान को लेकर बात हो, इस सरकार का जो अब तक का रुख रहा है, किस तरह की उम्मीद आपको बनती है? देखिए, मोदी साहब इसमें कॉशियस हैं। अभी 2-3 डील्स कैंसिल भी हो गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से वो डीआरडीओ को, जिस तरह से वो आर्म फोर्सेस को एक अहमियत दे रहे हैं, अब सर्विस चीफ्स रेगुलर बेसिस पे प्रधानमंत्री से मिलते हैं, अवश्य मॉडर्नाइजेशन की बात होती होगी और होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब वो टाइम आने वाला है कि मॉडर्नाइजेशन कुछ बढ़ेगी, शायद कुछ टेक्नोलॉजीज ली जाएं बाहर से, शायद कुछ छोटे मोटे, जैसे 100 आइटम चाहिए एक चीज के, तो शायद 25-30 हम बने बनाए ले लें, बाकी वहां पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से भारत में बनाएं।
तो ये इस किस्म से जो वो चाहते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलके इसमें हिस्सेदार बने, और हमारे देश में टेक्नोलॉजी काफ़ी है, लेबर फोर्स काफ़ी है, एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी हैं। वो चाहते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी इसमें हिस्सेदार बने। तो मैं समझता हूं कि देखिए, पहली बात तो यह है कि डिफेंस फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन ओवरनाइट तो हो नहीं सकती। बिल्कुल एक सतत पिछले प्रक्रिया है। 20 साल से 2 सरकारों ने तो कुछ किया नहीं इसका। अब देखिए, इसको करने में कुछ समय लगेगा। मैं समझता हूं कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे और देश में इंडिजिनस प्रोडक्शन होगी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए मॉडर्नाइज इक्विपमेंट बनेगा और देश में ही बनना बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर प्रसाद साहब हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद दिन भर की तमाम बड़ी खबरें होंगी, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पूर्वोत्तर के नागरिकों के साथ बीते 3 दिनों में हिंसा की कई घटनाओं के बाद नस्लभेदी हिंसा के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत महसूस की जा रही है। केंद्र सरकार ने भी बेंगलुरु, दिल्ली और गुड़गांव में हुई हिंसा के मामलों में सतर्कता दिखाई है, लेकिन समाज विज्ञानियों से लेकर तमाम राजनीतिक दलों का मानना है कि नस्ली भेदभाव के मामले में कानून के साथ साथ लोगों की मानसिकता में बदलाव बेहद जरूरी है। दिल्ली में रह रहे पूर्वोत्तर के इन लोगों में गुस्सा है। हालिया मामला मिजोरम की लड़की जूलियट की मुनीरका इलाके में गुरुवार की रात हुई हत्या का है। इससे पहले मंगलवार की रात बेंगलुरु में मणिपुर के नागरिक की कन्नड़ नहीं बोलने पर पिटाई की गई। बुधवार की रात दिल्ली से सटे गुड़गांव में 2 नागा छात्रों पर हमले के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। Racism is not only when a young person from the northeast is attacked in the streets of Delhi or Bangalore or Gurgaon. It's also in our minds, and it reflects in the way in which you handle the brutality in which the Mizo girl was murdered. Shows that it's a hate crime, it's a racial crime. बेंगलुरु और गुड़गांव हमलों के मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री एन सिद्धरमैया से पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। गुड़गांव मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। Any fundamental activities to the extreme is disturbing. We have to contain that kind of forces anywhere in the country. राजनीतिक दलों का मानना है कि शिक्षा और रोजगार की तलाश में घर से हजारों किलोमीटर दूर आकर रहने वाले इन लोगों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। मानसिकता की बहुत ज़रूरी है। कानून हम बनाएंगे, पुलिस फोर्स आएगी, फिर भी अगर ऐसा एट्रोसिटीज़ होते रहेंगे जस्ट ऑन द नेम ऑफ चिंकी और नेपालीज और गोरखाज, देन इट अ रॉन्ग मैसेज गोज। तब तो एक बहुत गलत एक संदेश जाता है। इससे पहले भी राजधानी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में नस्ली हमले के कई मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अरुणाचल के छात्र नीडो तानियाम की फरवरी में हत्या के बाद केंद्र सरकार ने बेसबरुआ समिति का गठन किया था। समिति ने नस्ली हिंसा के खिलाफ सख्त कानून की सिफारिश की थी। We have been, from time to time demanding that these recommendations of the Baseball Committee should be implemented. And one of the most important recommendations of the committee is to enact anti-racial law. कुछ दिनों पहले दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन पर कुछ अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ भी नस्ली टिप्पणी के बाद मारपीट की घटना हुई थी। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में भी अफ्रीकी मूल की कुछ महिलाओं के साथ बदसलूकी का मामला दर्ज किया गया था। हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का आंदोलन उठाया। ऐसे एक आंदोलन ये भी उठना चाहिए भारतीय एकता के बारे में, कि लोग ये नहीं समझे कि ये अलग है, ये विदेशी है, ये हमारा नौकरी छीन रहा है। संविधान में भी प्रावधान है कि रंग या नस्ल के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता को सशर्त जमानत दे दी है। बेंगलुरु कोर्ट ने इस मामले में जयललिता को 4 साल की सजा सुनाई थी और वो 27 सितंबर से जेल में बंद थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में दोषी शशिकला, वीएन सुधाकरण और इला वरासी को भी जमानत दे दी। एआईएडीएमके प्रमुख जे जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने जयललिता को इस आश्वासन के बाद जमानत दी कि वो हाई कोर्ट से कोई स्थगन नहीं मांगेंगी। इसके अलावा 2 महीने में वो अपनी अपील के सभी तथ्य और बहस से जुड़ी सामग्री भी कोर्ट में पेश करेंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता से अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं करने का निर्देश देने को भी कहा। Conditions also been accepted by the judge, and now the bail has been granted only by the stay of suspension of sentence alone. That's all. And after that, we are also given an oral undertaking that we will file all the typeset within 2 months. That is 18th of December. जयललिता ने खुद को कई बीमारियों से जूझने के अलावा केवल 4 साल की जेल की सजा सुनाए जाने को जमानत का आधार बनाया था। जयललिता की जमानत शर्तों में सुप्रीम कोर्ट ने 3 खास बातें कही हैं। इसमें घर में रहने के साथ उन्हें 18 दिसंबर तक सारी पेपर बुक तैयार करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा 1 महीने के अंदर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया। और उसके साथियों को इस आधार पर राहत मिली है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने अभी तक ये सेंटेंस को जो दंड मिली है इसको सस्पेंड करना है कि नहीं करना है, ये इस पर उन्होंने अभी तक बहस नहीं की। जयललिता को जमानत मिलने की खबर से चेन्नई समेत तमिलनाडु में कई जगहों पर उनके समर्थकों ने खुशी का इजहार किया। जयललिता ने 27 सितंबर को जेल जाने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जल्दी ही जयललिता जेल से बाहर आ जाएंगी, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे बहुत दूर है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं जिनके तहत ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबित उनके अपील पे जल्द सुनवाई होगी और उसका निपटारा भी जल्द हो सकेगा, जिसके बाद जयललिता के राजनीतिक भविष्य तय होना है। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आज बताया कि वो विदेशी बैंकों में जमा कालाधन के मामले में मिली सरकारी जानकारी का खुलासा नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि सभी जानकारी सार्वजनिक करना दोहरी कर संबंधी संधि यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का उल्लंघन होगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जिन देशों के साथ भारत के दोहरे कराधान से बचाव के समझौते हैं, वहां से काले धन के बारे में मिली जानकारियों का खुलासा नहीं किया जा सकता है। चीफ जस्टिस HL दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सरकार का पक्ष रखते हुए मामले की तेजी से सुनवाई की अपील की। सरकार ने कोर्ट से काले धन के बारे में 2011 में जारी आदेश में संशोधन करने की अपील भी की। इस पर 28 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है। जिन केसेस में अकाउंट गलत खुले या उसमें काला धन डिपॉजिटेड है, जिन केसेस में मुकदमे फाइल किए जाएंगे, प्रोसिक्यूशन होगा, तो उन केसेस में सारी इंफॉर्मेशन अदालत को दी जाएगी और वो नाम डिस्क्लोज करे जाए। We have no difficulty in making the names public, but they can be made public only in accordance with the due process of law. And the due process of law has been constrained by a double taxation avoidance treaty which was entered into between India and Germany when the Congress party was in power on 19th of June 1995. मामले में जनहित याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने सरकार के रवैये पर आपत्ति जताई और मामले में सुनवाई रोकने की अपील की। इधर कांग्रेस ने कोर्ट में पेश किए गए जवाब को लेकर एनडीए सरकार की आलोचना की है। यूपीए की सरकार ने 84 देशों के साथ एग्रीमेंट किए, समझौते किए, ट्रीटीज की कि जिनके खाते बाहर हैं भारत के नागरिकों के, उसके बारे में हमको जानकारी मिले ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने देश और विदेश में जमा काले धन से संबंधित सारे मामलों की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश MB शाह की अध्यक्षता में विशेष जांच दल बनाया है। इस समिति के उपाध्यक्ष पूर्व न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्विस बैंक में जमा काले धन की जानकारी हासिल करने के मामले में सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बताया कि स्विस बैंक के अधिकारियों के साथ हुए समझौते के तहत काले धन के खातों के बारे में अब जानकारी साझा होगी।
इसके साथ ही स्विस बैंक ने विदेशी बैंक खातों की वैधता की जांच पर भी सहमति जताई है। भारत के कर विभाग ने, टैक्स डिपार्टमेंट ने स्वयं अपनी जांच से स्वतंत्र एविडेंस, इंडिपेंडेंट एविडेंस इकट्ठी कर ली है, पर नाम उस लिस्ट में है और उस एविडेंस के आधार पर हम उनसे डिटेल्स मांगेंगे। तो स्विट्जरलैंड ने स्वीकार किया कि उन नामों के संबंध में वो डिटेल्स दे देंगे जो आज तक वो इनकार करते रहे थे। डीआरडीओ ने आज 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली सोनी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। निर्भय मिसाइल हवा, जमीन और पोतों से दागी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी है। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज से निर्भय मिसाइल का शुक्रवार को सफल परीक्षण किया। इसके पहले कामयाब परीक्षण के साथ देश के रक्षा तंत्र में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। निर्भय मिसाइल की कई खूबियां हैं। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। मिसाइल के हवाई संस्करण को लड़ाकू विमान Su-30 MKI से दागा जा सकेगा। निर्भय की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है। इस लिहाज से पाकिस्तान का हर शहर इसकी जद में है। टारगेट पर पहुंचकर ये मिसाइल किसी भी दिशा में हमला कर सकती है। निर्भय क्रूज मिसाइल का परीक्षण हुआ है। ये एक उसी कड़ी में है। हमारे पास क्रूज मिसाइल की पुरानी क्षमता है, वो करीब 300 किलोमीटर की है, आज की जो है 700 किलोमीटर की है। तो उस मामले में निर्भय क्रूज मिसाइल ज़्यादा जो आज परीक्षण है बहुत ही क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट है। निर्भय का पहला परीक्षण 12 मार्च 2013 को किया गया था, लेकिन ये कामयाब नहीं रहा था। भारत के पास दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने साफ किया है कि सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के तहत विदेशी निवेशकों पर व्यापार में बंदिशें नहीं होंगी। नॉर्वे और फिनलैंड की यात्रा से वापसी के दौरान उन्होंने विशेष विमान में पत्रकारों से कहा कि दुनिया के देश अब भारत को निवेश के लिए बेहतर जगह के तौर पर देखते हैं। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का मकसद भारत में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हासिल कर अपने कार्य कौशल को बढ़ाना है। उन्होंने अपने नॉर्वे और फिनलैंड के दौरे को सफल बताया। वायुमंडल में प्रदूषण के सभी प्रमुख कारकों का अब एक इंडेक्स के जरिए पता लग सकेगा। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में आज इस नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को जारी किया। इस इंडेक्स के जरिए वायुमंडल में प्रदूषण के 8 प्रमुख कारकों के स्तर का पता चल सकेगा। प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक ये स्वच्छता अभियान के तहत एक पहल है। उन्होंने बताया कि सरकार पर्यावरण सुधार और जलवायु परिवर्तन की दिशा में कई कदम उठाने जा रही है। ये प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान का एक अहम हिस्सा है और आज इसकी शुरुआत पर्यावरण मंत्रालय ने की है कि एक कॉम्पोजिट एयर क्वालिटी इंडेक्स भारत के लिए तैयार किया है। केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की समीक्षा करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय का मानना है कि मनरेगा परियोजना को कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ा जा सकता है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इस योजना में गांव की ज़रूरतों और योजना के तहत किए जाने वाले कामों के बीच कोई तालमेल नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। देश में पहली बार आलू आयात किया जाएगा और इसका मकसद है आलू की कीमतों पर लगाम लगाना। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि सरकार आलू की कीमतें कम करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। कृषि सचिव आशीष बहुगुणा ने कहा कि सरकार ने आलू आयात करने का फैसला लिया है और उसके लिए नेफेड इस महीने निविदा जारी करेगा। आयातित आलू नवंबर के आखिर तक बाजार में आ सकता है। हाल के महीनों में आलू की कीमत बढ़कर 40 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने बीच में ही भारत का दौरा रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि इंडीज के खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के साथ भुगतान को लेकर विवाद चल रहा है। वेस्टइंडीज टीम को भारत के साथ 5 एकदिवसीय मैच, 1 T20 और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी थी, लेकिन धर्मशाला में चौथा वनडे के बाद वेस्टइंडीज टीम सीरीज को बीच में ही छोड़कर स्वदेश रवाना हो जाएगी।
बीच टूर में ऐसा अनप्रोफेशनल वे से एबंडन कर देना, ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है। और ये घटना क्रिकेट जगत के लिए और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक महत्वपूर्ण डिस्कशन का मुद्दा हो गया है। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।